जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सबको ढेर सारा प्यार। प्यारे बच्चों, गाड़ी अब यार चौथा राउंड में प्रवेश कर चुका है। एग्जाम का डेट कभी भी अनाउंस हो सकता है और एग्जाम से पहले का जो स्थिति होता है, चाहे बच्चा यार कितना भी तैयारी कर रखा हो, पर कंफ्यूजन उसका साथ नहीं छोड़ता है और उसके अंदर यार डीमोटिवेशन आता है। प्यारे बच्चों, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए। आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो कौन हिला सकता है। और ये जो डर है और कंफ्यूजन है, यही आपका यार मेन दुश्मन है। अभी के समय एक प्रॉपर यार आपको आपको यार प्रॉपर सेट लगाना है और साथ साथ पर कुछ यार कॉन्सेप्ट पर वर्क करना है। पॉजिटिव रहिए और जो बच्चे यार हमसे जुड़े हुए हैं और पॉजिटिव हैं, हमारी बातों पर चल रहे हैं, मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि वो यार जरूर झंडा गाड़ेंगे। चलिए, जैसे यार कल हम लोगों ने यार जल के बारे में, पानी के बारे में बहुत सारा विशेष बात किया, तो आज भी यार छोटे छोटे चीज़ों पर यार आपका यार कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा, दूर करूंगा। देखो यार, कॉन्सेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर। कॉन्सेप्ट अगर सही रहेगा तो कंफ्यूजन का कहीं कोई स्थान नहीं है। तो चलिए चलते हैं यार सफर में। तुम लोग बहादुर चेला है ना। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो इस क्लास का आनंद ले रहे हैं, तो आप यार अपना कमेंट जरूर दाखिल करें। और प्यारे बच्चों, आप यार इस त्रिशूल संस्थान व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा जरूर बने। इसके माध्यम से आपको यार क्लास की जानकारी, पीडीएफ और भी बहुत सारा यार हमारा चीज है जो आपको मिलता रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करना है। शाम को प्रतिदिन अभी 8 PM आपको हम लोग यार फुल सेट 50 क्वेश्चन नर्सिंग असिस्टेंट का क्लियर कर रहे हैं। चलिए चलते हैं सफर पर। आज सबसे पहले बात करते हैं यार युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बारे में। युग्मित और मैंने क्या बोला, अयुग्मित। भाई ये क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है। युग्मित पेयर और अयुग्मित भाई बिना पेयर के, अकेला। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो बच्चे इस क्लास का आनंद ले रहे हैं प्यारे बच्चों, क्लास को यार शेयर जरूर करें। तो देखो यार, युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर है, पहले समझो। देखो यार, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या आप सभी जानते हैं कि कितना है। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है और परमाणु भार कितना है, 16 है। जान रहे हैं, सब चेला मेरा जान रहा है कि पहला कक्षा में आपका यार 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन। देखो यार, बाहरी कक्षा में जो स्थित इलेक्ट्रॉन होता है उसको यार हम यार संयोगी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोगी इलेक्ट्रॉन। और जो यार बाहरी कक्षा को छोड़कर बाकी सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यार कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन में कोर इलेक्ट्रॉन 2 हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन है, 6 हैं। अब देखो यार, जो कोर इलेक्ट्रॉन है, जो यार एक कोर इलेक्ट्रॉन है, इसका घर बस चुका है। अब इसे यार कोई भी प्रतिक्रिया से कुछ लेना देना नहीं है। तो प्रतिक्रिया करने का काम कौन करेगा, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन करेगा। और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 6 हैं। बच्चों यार, अब ऑक्सीजन है, उसका यार 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो 6 के 6 आपको रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने यार डॉट सिंबल का मतलब कि प्रावधान दिया और उसको हम लोग कहते हैं लुईस डॉट सिंबल। लुईस डॉट सिंबल। भैया, अब ऑक्सीजन का जो 6 इलेक्ट्रॉन, 2 तो यार अंदर कोर इलेक्ट्रॉन है और 6 जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो यार मान लो ये ऑक्सीजन है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ऐसे ऐसे 2 इधर है, चारों दिशाओं में एक इलेक्ट्रॉन खड़ा है।
पर कितने इलेक्ट्रॉन को मैनेज करना है? मैनेज करना है हमें यार 6 को। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो यार प्यारे बच्चों, हमारे पास इलेक्ट्रॉन आपको यार यूज हुए हैं अभी 1 2 3 4। अब देखो यार आपका यार 5 और 6, क्योंकि यहीं पर यार डॉट पड़ेगा। मतलब कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसमें यार बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन थे, पर 2 इलेक्ट्रॉन ने यार अपना यार जोड़ा बना लिया, और जिसका जोड़ा बन गया, जिसका घर बस गया, उसे अब क्या लेना देना यार प्रतिक्रिया से? ये तो यार फिक्स हो गया। कहा कि भाई हमारा नौकरी हो गया, अब हम नहीं जाएंगे आंदोलन करने, अब हम कुछ नहीं, अब हम ज्वाइन करेंगे। तो ये आपका एक क्या हो गया? ये आपका यार युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, युग्मित इलेक्ट्रॉन। और युग्मित इलेक्ट्रॉन से आप क्या समझे? युग्मित इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। नहीं लेगा। अब बच्चा, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेगा? तो भाग लेने वाला कौन है रासायनिक क्रिया में? जो भाग ले, पार्टिसिपेट करे, वो कौन है प्यारे बच्चों? तो वो है यार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन के पास कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, आप फट से कहिएगा 1 और 2। और कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? तो इसका जवाब भी आप खटाक से ही दीजिएगा, कहिएगा कि यार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 2। चलो बात करते हैं यार कुछ और तत्व का, और आप आराम से यार इसका निकालना समझ जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कार्बन का। इसका बात करते हैं कार्बन का। कार्बन का यार परमाणु संख्या 6 और परमाणु भार कितना है भाई? तो 12। कार्बन का यार पहला कक्षा में तो 2 ही का कैपेसिटी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, है ना जी। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 4 है जी। और लूस संयोगी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 4। अब चेक करते हैं कि युग्मित अयुग्मित में क्या है भाई यहाँ पर। तो भैया ये कार्बन है, और यार 4 1 2 3 4, यहाँ देखो कोई 4 के बाद 5वां रहता तो एक पेयर बनता, 6ठा रहता तो 2 पेयर बनता, 7वां रहता तो अगला यार 3 पेयर बनता, पर यहाँ तो पेयर बन ही नहीं रहा है। तो कार्बन में कोई भी यार युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है ना जी, युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। चार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और इस कारण यार कार्बन ना सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाता है, सबसे ज्यादा भाई आपका मतलब कि यौगिक बनाता है। और कार्बन जो सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है वो किसके साथ बनाता है? तो हाइड्रोजन के साथ बनाता है, हाइड्रोजन के साथ बनाता है। तो क्या जाने भाई, तो कार्बन के पास युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 4 हैं। और सर्वाधिक हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाने वाला तत्व कौन है? तो कार्बन है। आइए बच्चों एक और आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और यहाँ से तो आप पक्का क्लियर ही हो जाइएगा। फिर मुझे यार कुछ कहना इस बिंदु पर नहीं है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ। भाई देखो यार, नाइट्रोजन परमाणु संख्या यार 7 और परमाणु भार आप जान रहे हैं 14, है ना जी। अब यार पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2, और दूसरा में तुम तो खुद ही बोला होगा कि दूसरा में सर 5 है। अब यार लुईस डॉट सिंबल के हिसाब से चलेंगे तो 1 2 3 4, और देखो यार 5। तो नाइट्रोजन में युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 1 है। और अयुग्मित कितना है? तो 3 है। प्यारे बच्चों अब आते हैं यार दूसरा यार टॉपिक पर। छोटे छोटे मैं टॉपिक आपको क्लियर कराने जा रहा हूँ, जिसमें हम आपका कंफ्यूजन रहता है वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। कहाँ? तो कहाँ कंफ्यूजन रहता है? तो देखो यार
अब मंदक और नियंत्रक, मंदक और नियंत्रक। अब जैसे ही मंदक आया होगा तो दिमाग में यार भारी जल आ गया होगा पक्का। पर पूरा बेसिक चीज नहीं समझने के कारण कई बार बच्चे जब क्वेश्चन घुमा के देता है वहां फंस जाते हैं। ये मंदक और नियंत्रक का जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों यार नाभिकीय रिएक्टर का, नाभिकीय रिएक्टर का। और आप जानते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर जो दुनिया में सबसे पहले बनाया वो यार फर्मी ने बनाया था, एर्निको फर्मी ने। और भारत का यार पहला नाभिकीय रिएक्टर आपका कौन है? तो अप्सरा है। नाभिकीय रिएक्टर में प्यारे बच्चों ईंधन क्या है? तो सबसे उपयुक्त ईंधन, सबसे उपयुक्त ईंधन आपका यार यूरेनियम का एक समस्थानिक, पिछला बार पूछा था, यूरेनियम का एक समस्थानिक जिसको यार यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 होता है, परमाणु भार 235 होता है, इसे हम यार यूरेनियम 235 भी कहते हैं, यूरेनियम 235। तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूज हो रहा है यूरेनियम 235। प्यारे बच्चों यूरेनियम का जो एक्चुअल द्रव्यमान है वो है यार यूरेनियम 92, ये भी पिछले साल पूछा हुआ था, 238। अब मुझे विश्वास है कि यार 235 और 238 में नहीं समझ, कंफ्यूज कीजिएगा। जैसे यूरेनियम 238 आपका यूरेनियम का ओरिजिनल द्रव्यमान है ना जी, और आपका यार यूरेनियम में जो ईंधन का काम कर रहा है यूरेनियम 235। और ये कैसे काम कर रहा है प्यारे बच्चों, कैसे कर रहा है काम? तो काम कर रहा है यार नाभिकीय विखंडन की क्रिया करके, नाभिकीय विखंडन। अब बताइए, अभी तक बोले मंदक और नियंत्रक नाभिकीय रिएक्टर का बात करना है। नाभिकीय रिएक्टर आर्निको फर्मी ने बनाया, सबसे पहले भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या हो रहा है? तो यूरेनियम यार 235, 92 235। नाभिकीय रिएक्टर कैसे काम कर रहा है? तो नाभिकीय विखंडन, मतलब कि नाभिक को तोड़कर। और यूरेनियम का यार असली द्रव्यमान क्या है? तो यूरेनियम 238। नहीं कंफ्यूज होना है, आराम से देखिए, उससे क्या आपका लिखा हो, पर ये सब चीज फिर से देखिएगा, फिर से कॉन्फिडेंस लेवल जगेगा। और आपका कमेंट नहीं आ रहा है भैया, देखो जितना ज्यादा मात्रा में तुम जुड़ोगे उतना ही ज्यादा यार समय, हम तो यार सुबह से शाम तक बैठे हैं आपके लिए, पर आप भी तो यार थोड़ा एक्टिव होइए। एक्शन और रिएक्शन दोनों होना चाहिए ना। अब देखो यार, आपने सबने सुना है कि परमाणु बम में ट्रिगर, परमाणु बम में ट्रिगर का काम, ट्रिगर का काम। भाई परमाणु बम में ट्रिगर का काम आपके दिमाग में आ गया, मैं जानता हूं कि दिमाग में आ गया। आप कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कहीं कोई आप इसमें डाउट नहीं है ना जी। देखो क्या होता है कि यूरेनियम का मान लो यार ये नाभिक है, इसमें यार न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग कराया गया, न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग कराया गया। न्यूट्रॉन जैसे यार इससे टकराया, ये यार दो पार्ट में हो गया, दो गो हो गया, हैं? समझ रहे हो बात? न्यूट्रॉन जैसे ही यार इससे टकराया, ये दो पार्ट में हो गया। और जब जब यार ये पार्ट में कन्वर्ट हुआ तो अपने साथ मतलब असंख्य मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न किया, असंख्य मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न किया, है ना जी। तो भाई देखो यार, पहला चीज न्यूट्रॉन नहीं टकराता तो दो पार्ट में होता नहीं, है ना। और यहां से आपका प्रश्न है कि भाई तेज गति का न्यूट्रॉन टकराएगा कि दूसरा यार धीमे गति का, धीमे गति का। बच्चा के दिमाग में आएगा कि यार यार तेज गति वाला टकराएगा तभी तो यार न्यूट्रॉन टूटेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, ये
नाभिक को, इस न्यूक्लियस को, यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए तेज गति का न्यूट्रॉन नहीं चाहिए, धीमे गति वाला न्यूट्रॉन चाहिए, ठुक से। समझ रहे हो मेरे बात को? अब आओ यहाँ पर, आपका यार यूरेनियम 235 था एक, इसमें यार न्यूट्रॉन टकराया, तेज गति वाला कि धीरे गति वाला? धीरे ना, पक्का सब चला। तो देखो यार ये टूटा। अब जब ये टूटता है ना जी, दो तो पार्ट में टूटा, और साथ साथ में यार बहुत सारा न्यूट्रॉन तेजी से निकलते हैं, बहुत सारा न्यूट्रॉन तेजी से निकलते हैं। अभी तेजी वाला न्यूट्रॉन से तो यार ये वाला टूटेगा नहीं, आगे जो बना हुआ है टूटेगा नहीं, इसमें होता है चेन रिएक्शन। तो हम लोग यार मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं यार आपका क्या, भारी जल, भारी जल है ना जी, और ग्रेफाइट। भारी जल वाला नाभिकीय रिएक्टर का जहां मंदक के रूप में प्रयोग होता है, इसको कहते हैं यार स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल रिएक्टर। तो जैसे यार ये नाभिक टूट के यार दो पार्ट में हुआ, खूब ऊर्जा निकला, तो यार इसके साथ यार कुछ न्यूट्रॉन भी बाहर निकले, और वो तेज गति से निकलता है, और तेज गति वाला से तो यार हमारा काम होगा नहीं, होगा नहीं, आगे प्रोसेस होगा नहीं, क्योंकि तेज गति वाला तो तोड़ेगा नहीं। तो क्या कर रहा है कि जो भारी जल है और D2O है, भारी जल D2O ग्रेफाइट, इस न्यूट्रॉन को कह रहा है कि भैया बाबू थोड़ा स्लो हो जाओ, स्लो हो जाओ, मंद मंद हो जाओ, इसलिए इसको कहते हैं मंदक, है ना जी। अब ये स्लो हो गया तो ये टकराया यार, इधर भी टकराया, और भी न्यूट्रॉन तो भी स्लो यार, इधर टकराया, यहाँ से यार फिर दो पार्ट में टूटा, यहाँ से यार फिर दो पार्ट में टूटा, ऐसे ऐसे चेन रिएक्शन होते रहता है, चेन रिएक्शन आपको यार होते रहता है, और जब जब टूटेगा तो यार असंख्य ऊर्जा का निष्कर्षण होते रहेगा। अब आप यहां से सोचिए, कोई अगर प्रश्न रहता कि भारी जल नाभिकीय विखंडन के दर को कम करता है कि ज्यादा करता है, निश्चित तौर पर जिस बच्चा का यहाँ तक कहीं से पढ़ लिया है कि नाभिकीय रिएक्टर में है ना जी, मंदक का काम करता है भारी जल, तो मंदक का मतलब और समझ जाएगा कि यार विखंडन दर में कमी आएगा, लेकिन है तो ऐसा नहीं, क्योंकि धीमे गति वाला न्यूट्रॉन आपको यार तोड़ रहा है। तो भारी जल एक्चुअली यार विखंडन के दर को कम नहीं कर रहा है, विखंडन के दर को क्या कर रहा है, तो यार तेज कर रहा है, बढ़ा रहा है। बात जरूर आपको समझ में आ रही होगी कि भाई परमाणु बम में ट्रिगर न्यूट्रॉन है, तेज गति का न्यूट्रॉन कि धीरे गति का न्यूट्रॉन, तो कहिएगा धीरे गति का न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को यार स्लो कौन कर रहा है, तो भारी जल और ग्रेफाइट। भारी जल वाला नाभिकीय रिएक्टर को कहते हैं स्विमिंग पूल रिएक्टर। तो भारी जल अगर हमने ऐड किया रिएक्टर में, है ना जी, तो नाभिकीय विखंडन के दर को क्या करेगा, धीरे करेगा कि तेज करेगा? तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि तेज करेगा, क्योंकि यार ये न्यूट्रॉन को स्लो कर दे रहा है। अगर न्यूट्रॉन स्लो नहीं होता तो नाभिक टूटता ही नहीं। अब देखो क्या हो गया कि भाई यहां से टूटना चालू हुआ, और कैसे कैसे टूट रहा है तो आप जान ही रहे हैं। ऐसे यार चेन रिएक्शन में चालू हो गया ऐसे टूटना खटाखट, और जब जब टूट रहा है तो खूब ऊर्जा निकल रहा है। अब ये रिएक्शन किसी यार पात्र में हो रहा है, किसी यार एक सिस्टम में हो रहा है, पैक सिस्टम में हो रहा है ना। तो एक समय यार इतना सारा आपको यार ये टूटेगा और इतना ऊर्जा निकलेगा कि यार इस सिस्टम में उड़ा देगा। ऐसा भी तो हो सकता है। मान लो यार इस सिस्टम उड़ जाएगा, फिर तो यार जहां भी सिस्टम लगल है, नाभिकीय रिएक्टर लगल है, वहां तो फिर वही कांड हो जाएगा हिरोशिमा वाला, परमाणु बम की तरह ही एक्ट करेगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब यार रेड सिग्नल आवे
जब खतरा का घंटी बजे लगे, है ना, बता दे कि अभी फटे वाला है, तो देखो यार नियंत्रक होता है। क्या होता है? नियंत्रक। और नियंत्रक के रूप में हम लोग यूज करते हैं किसका किसका? तो यार कैडमियम और बोरॉन का छिड़को। बोरॉन, कैडमियम और बोरॉन। अब जैसे ही अनकंट्रोल हुआ तो क्या किया जाता है कि कैडमियम और बोरॉन के छिड़को यार अंदर नाभिकीय रिएक्टर में। समझ लीजिए, नाभिकीय रिएक्टर में अगर मान लो ये है और एक कैडमियम और बोरॉन है, तो इसको यार अंदर ढकेल दिया जाता है। और ये जो कैडमियम और बोरॉन है ये न्यूट्रॉन को सोख लेता है, न्यूट्रॉन को अपने अंदर सोख लेता है। न्यूट्रॉन ही अगर सब इसके अंदर समाहित हो गया तो नाभिकीय रिएक्टर की क्रिया क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। हाँ जी। तो कैडमियम क्या करता है? न्यूट्रॉन को धीरे नहीं कर रहा है, न्यूट्रॉन को क्या कर रहा है? सोख रहा है। और परमाणु बम में आप ट्रिगर जानते हैं कि न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन अगर सुखा गया प्यारे बच्चों, न्यूट्रॉन को अगर सोख लिया गया तो फिर, है ना, आपको क्या हुआ? नाभिकीय जो रिएक्शन हो रहा था उसका नियंत्रण हो गया। चलिए प्यारे बच्चों आते हैं, अब देखिए यार समस्थानिक। देखो यार समभारिक, समन्यूट्रिक, समन्यूट्रिक और यार सम इलेक्ट्रॉनिक। और हम लोग को चर्चा करना है समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रिक और सम इलेक्ट्रॉनिक। सम मतलब क्या जी? समान। जिसमें समान इलेक्ट्रॉन हो वो सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें यार समान स्थान हो। यहाँ पर आइए, आप कहिएगा सर ये समान स्थान क्या हो गया सर? भाई आप ये जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी को मोजले ने बनाया। देखो आवर्त सारणी में क्या क्या जानना है। सबसे पहले यार आवर्त सारणी बनाने का प्रयास डेबोनियर ने किया, जर्मनी का डेबोनियर ने किया। और वो तीन तीन के ग्रुप में यार, है ना, एलिमेंट्स को सजाने का कोशिश किया, है ना जी। जैसे यार उसने यार लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को यार एक ग्रुप में रखा, ऐसे ऐसे करके यार 3 ग्रुप को बनाया। और इसमें क्या चीज था कि पहला लिथियम का 7, इसका 23, इसका 40, पहला और दूसरा का, पहला और लास्ट का जो एवरेज है वो बीच वाला रहेगा। लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ, इसके आवर्त सारणी को हम लोग आवर्त सारणी नहीं कर सकते हैं। दूसरा आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया न्यूलैंड, जिसने दिया अष्टक का नियम, मतलब कि हर 8वां तत्व का गुण पहला तत्व से मिलेगा। और न्यूलैंड के बारे में कहते हैं कि इसने यार आवर्त सारणी सजाने का काम जो किया वो संगीत के धुनों पर किया। जैसे आप सारे गामा पाधा नी सा कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। सा, शुरू में भी सा और लास्ट में भी 8वां क्या है? सा। भाई ये भी यार फ्लॉप रहे, इनका भी आवर्त सारणी नहीं बन पाया। कैल्शियम के ऊपर ये यार सजा ही नहीं पाए। फिर यार आए आपका मेंडलीफ, और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को अच्छे से सजाया परमाणु भार के हिसाब से। हाँ कमियां थी बहुत सारी मेंडलीफ के आवर्त, इसलिए मेंडलीफ को आवर्त सारणी का पितामह कहते हैं। भैया मेंडलीफ के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन अबारा तत्व है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्या क्या यार खासियत था? तो सबसे बड़ी खासियत थी कि उन्होंने यार भविष्य के लिए जगह छोड़ दिया था। कुछ तत्वों के लिए उन्होंने जगह छोड़ दिया था कि भैया ये वाला तत्व कहीं ना कहीं से तो मिलेगा, और जब मिलेगा तो जहां मैं जगह खाली छोड़ के जा रहा हूं वहीं पर अटेगा। और ऐसा ही हुआ। क्या क्या कमियां थी? हाइड्रोजन को यार जगह नहीं मिला, समस्थानिक को जगह नहीं मिला, लैंथेनाइट एक्टेनाइट नहीं थे। मेंडलीफ के आवर्त सारणी जब मेंडलीफ बना रहे थे उस समय यार 63 तत्व था,
निष्क्रिय गैस का खोज, अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था, तो अक्रिय गैस नहीं था। हाइड्रोजन को जगह नहीं मिला, तो इसलिए उसको यार आवारा तत्व कहते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर को पढ़ाना है समस्थानिक, तो कहाँ से यार आवर्त सारणी ले आए? बिना आवर्त सारणी को जाने आप समस्थानिक को नहीं जान सकते हैं। बच्चा मेरे, मेंडलीफ, डेबोनियर और न्यूलैंड, जो आपको मेंडलीफ, डेबोनियर और न्यूलैंड ने आवर्त सारणी को सजाया था, वो यार परमाणु भार के आधार पर सजाया था। लेकिन आपका आधुनिक आवर्त सारणी का पितामह मोजले, और मोजले ने जो यार आवर्त सारणी सजाया वो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया, परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। आप जान रहे हैं आवर्त सारणी का तो अच्छा हमने यार वीडियो डाला है, फिर आपको यार ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, अच्छा से देख लीजिए, अच्छा से देख लीजिएगा तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब मान लो कि यार मोसले के आवर्त सारणी में वर्ग आपका 18 है, वर्ग हो गया जो यार ऐसे ऐसे आए, ऊपर से नीचे आए, 18 है, और आवर्त आपका कितना है? तो यार 7 है। वर्ग 18 है, आवर्त 7 है, और आवर्त सारणी का एक अच्छा वीडियो हम बनाए हैं, और आपको हम ग्रुप में इसको भी कर देंगे, कई बच्चों ने देखा भी होगा। अब देखो यार, मोजले के आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। अब यार हाइड्रोजन को हमने यार यहाँ पर रख दिया। हमने कल ही कहा था कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और परमाणु भार भी 1 है, लेकिन आगे चलकर हाइड्रोजन का कुछ और भाई मिला, कुछ और भाई मिला। कैसा भाई मिला? ऐसा भाई मिला यार कि परमाणु संख्या तो एक ही है, एक भाई मिला यार जिसमें परमाणु संख्या एक ही है और परमाणु भार 2 है। एक भाई मिला जिसमें यार परमाणु संख्या 1 है और परमाणु भार कितना है? 3 है ना जी। अब हम यार आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर सजा रहे हैं, तो हाइड्रोजन का ये जो 3 भाई मिला, इसमें सब में यार परमाणु संख्या 1 ही है, इसको किस स्थान पर रखना पड़ेगा? इसको यार इसी स्थान पर रखना पड़ेगा जहां हमने हाइड्रोजन को रखा है, इसलिए इसे हम कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक, और समस्थानिक का मतलब आप क्या समझें कि यार परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या समान हो। परमाणु संख्या समान हो मतलब क्या? कि यार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान हो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान हो। भाई परमाणु संख्या समान हो मतलब क्या? जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान हो, और परमाणु भार भिन्न हो। परमाणु भार भिन्न हो। अब बच्चा मेरे, आप इसमें आप क्या देख रहे हैं? इस सब में यार परमाणु संख्या तो एक ही है, एक है, लेकिन यार परमाणु भार अलग अलग है, 1 है, 2 है और 3 है। परमाणु भार भिन्न कैसे हो सकता है? जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों समान है, तो यार भिन्न क्या हो सकता है? भिन्न आपका यार न्यूट्रॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है ना जी। इधर आइए, हाइड्रोजन ही एक ऐसा समस्थानिक है यार, हाइड्रोजन का ही समस्थानिक एक ऐसा है जिसको नाम मिला है, बाकी समस्थानिकों को नाम नहीं मिला है। जैसे यार C14 हमने कह दिया, मतलब कार्बन 14, हमने कह दिया यूरेनियम 235, यूरेनियम 233, नाम नहीं है कोई स्पेशल। लेकिन हाइड्रोजन के ही एक ऐसे समस्थानिक हैं जिसको यार नाम मिला है ना जी। और आप जानते हैं प्यारे बच्चों, भाई क्या नाम मिला है? तो पहला यार हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है उसका नाम मिला है यार प्रोटियम, प्रोटियम है जी। क्या मिला है? प्रोटियम। दूसरा हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है प्यारे बच्चों, इसका यार नाम मिला है ड्यूटेरियम,
और तीसरा जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है इसका नाम मिला है यार ट्राइटियम। ट्राइटियम बच्चा मेरे, प्रोटियम सबसे हल्का है और सबसे ज्यादा है। प्रोटियम आपका यार सबसे हल्का है और सबसे यार ज्यादा है। कहेगा हाइड्रोजन का कौन समस्थानिक सबसे ज्यादा, तो कहेंगे यार प्रोटियम। कौन सबसे हल्का, तो प्रोटियम। और भैया प्रोटियम ऑक्साइड को ही जल कहते हैं, जो आपका H2O वाटर है ना। प्रोटियम ऑक्साइड आपका क्या कहलाता है, तो साधारण जल। साधारण जल। अब देखिए यार प्रोटियम से आप क्या क्या जाने कि प्रोटियम यार हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक है। प्रोटियम सबसे ज्यादा है। कहेगा हाइड्रोजन का कौन समस्थानिक इस दुनिया में सबसे ज्यादा, तो प्रोटियम। और प्रोटियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो जल कह रहे हैं। अब देखिए प्रोटियम का जो कहानी है, तो देखिए यार प्रोटियम में प्रोटॉन भी यार एक है भैया परमाणु संख्या। प्रोटॉन एक है तो इलेक्ट्रॉन भी एक है। और प्यारे बच्चों ऊपर जो चीज लिखा हुआ है वो क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना जी। तो प्रोटॉन एक है तो एक में क्या जोड़ेंगे कि एक आएगा, एक में यार 0 जोड़ेंगे तो एक आएगा। तो प्रोटियम में यार न्यूट्रॉन की संख्या क्या है प्यारे बच्चों, तो 0। अब यहाँ से फिर एक प्रश्न बन गया, पूछा जाए कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, तो आप कहेंगे यार कौन, प्रोटियम। अब आओ यार ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम को यार हम लोग यार भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं, भारी हाइड्रोजन। इसलिए तो यार ड्यूटेरियम यार ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं यार भारी जल। और इतना विशेष आप जानते हैं कि भारी जल को खोजा एससी यूरे। और प्यारे बच्चों आपको यार इसका क्वथनांक भी आप जान रहे हैं 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड। 2020 के अक्टूबर में आपका नर्सिंग में भी और आपको यार टेक्निकल में भी यहाँ से प्रश्न था कि भारी हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम नहीं दिया था कि भारी हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो भैया देखो आपका यार परमाणु संख्या 1 है तो प्रोटॉन तो यार एक ही होगा, इलेक्ट्रॉन भी यार एक ही होगा। और एक में क्या जोड़ें कि 2 हो जाए, तो न्यूट्रॉन भी प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, एक ही होगा। ट्राइटियम हाइड्रोजन का सबसे भारी समस्थानिक है ना जी, सबसे भारी, सबसे लगा दे, सबसे भारी समस्थानिक तो आपका क्या है, ट्राइटियम, जो कि यार रेडियो सक्रिय है और क्या है, तो सबसे कम है। तो हाइड्रोजन का कहेगा कौन समस्थानिक सबसे कम, तो आप कहिएगा क्या, तो ट्राइटियम। हाइड्रोजन का कौन समस्थानिक है रेडियो सक्रिय, तो ट्राइटियम। हाइड्रोजन का कौन समस्थानिक सबसे ज्यादा, तो प्रोटियम। प्रोटियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, साधारण जल। अब ट्राइटियम में प्यारे बच्चों यार परमाणु संख्या 1 और परमाणु भार 3 है। तो चेला फट से समझा होगा कि प्रोटॉन भी एक, इलेक्ट्रॉन भी एक, लेकिन एक में क्या जोड़ें कि 3 हो जाए, तो आप कहिएगा कि सर न्यूट्रॉन तो फिर 2 ही होना चाहिए, बिल्कुल, है ना जी। अब देखो प्यारे बच्चों आगे आओ। आप सभी जानते हैं कि सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, और ये भी जानते हैं कि नाभिकीय संलयन में 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनता है। प्रश्न है कि हीलियम का यार पूछा हुआ प्रश्न है, हीलियम का यार परमाणु संख्या 2 और परमाणु भार 4। अब पूछ देवे कि नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन का कौन समस्थानिक भाग लेता है, भाई ये प्रोटियम लेगा, यार ये ड्यूटेरियम लेगा,
कि यार एक ट्राइटियम लेगा तो आप खुद सोचिए कि कौन दूगो जुड़ेगा, कौन दूगो जुड़ेगा कि दो दूनी 4 होगा, तो आपको कहना है कि ड्यूटेरियम। समझ ही रहे होंगे बात को, क्या कहना है, ड्यूटेरियम। चलिए अब कुछ यार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। देखिए यार, आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, यूरिया और पित्त निकलेगा यकृत से, है ना जी, यूरिया और पित्त निकलेगा यकृत से। शरीर की जैविक घड़ी यार पिनियल ग्रंथि। प्यारे बच्चों, आपका यार थायराइड सबसे बड़ा अंतरस्रावी ग्रंथि है, और अंतरस्रावी ग्रंथि किसका स्राव करता है, हार्मोन का। थायराइड ग्रंथि से आपका क्या निकला, थोरक्सिन और कैल्सिटोनिन। थोरक्सिन और कैल्सिटोनिन शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस और सुपर मास्टर ग्रंथि है आपको यार हाइपोथैलेमस, और मास्टर ग्रंथि है आपका यार पीयूष ग्रंथि। और ये तो आप जानते हैं कि यूरिया में आपका क्या है, तो यार 46% नाइट्रोजन है। लेकिन शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, और एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है हार्मोन एड्रेनलिन। और ये जो एड्रेनलिन प्यारे बच्चों आपातकालीन हार्मोन है, और एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन एल्ड्रेरॉन भैया सोडियम का मतलब मात्रा को रक्त में कंट्रोल करता है, मतलब रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए वही है एल्ड्रेरॉन हार्मोन। प्यारे बच्चों, इसलिए इसे यार जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। हृदय प्रत्यारोपण यार भारत में यार सबसे पहले आर वेणुगोपाल, और दुनिया में कौन, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड। प्यारे बच्चों, एक चीज जानो दुनिया में जितने भी स्तनधारी हैं और चिड़िया है, वो सब यार गर्म रक्त है। कोई भी स्तनधारी और चिड़िया। अब स्तनधारी में आपका यार क्या क्या हो गया, क्या क्या, तो आप कहिएगा यार जो अपने स्तन से बच्चे को दूध पिलाए, जो बच्चा को जन्मे। अपवाद में क्या है, तो प्लेटिपस यार एक ऐसा स्तनधारी है जो अंडा देता है। तो स्तनधारी दुनिया के जितने भी स्तनधारी हैं, आदमी, गाय, भैंस, बकरी, है ना जी, गधा, शेर, जिराफ, हाथी, ये सब आपको मैमल्स हैं। इवन पानी में रहने वाला स्तनधारी आपका कौन है भाई, तो डॉल्फिन और भैया वेल, ये सब यार स्तनधारी हैं। तो जितने भी स्तनधारी हैं वो कैसे रक्त हैं, तो वार्म ब्लड हैं, गर्म रक्त हैं। और जिनका यार ब्लड वार्म होता है वो कैसा तापी होते हैं, तो नियत तापी। कैसा तापी, नियत तापी। अब आपका तापमान फिक्स है कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यार 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए तो आप कहिएगा कि हम तो बीमार पड़ गए, हमारा तापमान फिक्स है, इसमें चेंजिंग होगा तो समझिए कि कोई ना कोई लोचा लगा हुआ है ना जी। तो याद रखिए, कोई भी चिड़िया, कबूतर, बाज, है ना जी, मोर, मोरनी, बत्तख, कोई भी चिड़िया है वो गर्म रक्त है, और कोई भी स्तनधारी है वो गर्म रक्त है। और जो गर्म रक्त है वो नियत तापी है, फिक्स टेम्परेचर है प्यारे बच्चों। और जो भी गर्म रक्त के प्राणी हैं उनके यार हृदय में आपको यार 4 कोष्ठ होते हैं, याद रखेंगे। उनके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ। अब चिड़िया और स्तनधारी को छोड़कर दुनिया में जितना भी चीज है वो शीत रक्त है, चाहे वो मछली हो, चाहे वो मेढक हो, चाहे जो भी यार रेंगने वाला प्राणी है वो शीत रक्त है, कोल्ड ब्लड है, शीत रक्त। अब शीत रक्त है प्यारे बच्चों, तो शीत रक्त का जो है, आप यार सर्दियों में सांप नहीं देखते होंगे, सांप आपको यार गर्मी या उमस और बरसाते में नजर आता होगा। सर्दी में सांप नजर आएगा जब यार ताजा ताजा धूप खिला हुआ है और खेत में धूप सेकता हुआ मिल जाएगा आपको, हैं? नहीं तो कोई जगह कोना पकड़ कर ना भैया ये बैठेगा, क्योंकि इसके शरीर का तापमान मौसम के हिसाब से चेंज हो रहा है। अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है बाहर का, बाहर निकला तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके बॉडी का हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसलिए इसका जो तापमान है वो क्या है, अनियत है, अनियत तापी।
अनियत तापी। प्यारे बच्चों, इसका जो तापमान क्या है, अनियत है। अब देखिए यार, जो भी सरीसृप में जो रेंगने वाला है ना जी, सांप, गिरगिट, छिपकली, हैं आपका यार डायनासोर, आपका यार मगरमच्छ, ये सब आपका यार शीत रक्त प्राणी है। पर एक चीज यहाँ पर अपवाद है कि जितने भी सरीसृप हैं उनके हृदय में होते हैं 3 भाग, लेकिन अपवाद में यार कौन आ गया, तो मगरमच्छ और घड़ियाल उसके हृदय में होते हैं यार 4 भाग। बाकी सरीसृपों के हृदय में कितने भाग होते हैं, तो 3 होते हैं। और मछली के हृदय में कितने भाग होते हैं प्यारे बच्चे, तो 2 होते हैं। आप अच्छा से समझे होंगे। अब देखो यार, ऊर्जा 2 तरह का हुआ। एक यार नवीनीकरण, जिसको यार बार बार यूज कर लें, यूज कर लें। जैसे यार सूर्य का प्रकाश, जैसे यार जल, जैसे यार हवा, इसको बार बार यूज कर लें। लेकिन यार जिसको बार बार यूज नहीं कर सकें, वो कैसा है, तो अनवीनीकरण, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कोयला को एक बार जला दिया तो फिर दोबारा थोड़ी ना जलेगा यार, राख हो गया तो राख से फिर कोयला बनेगा। कागज, लकड़ी, पेट्रोल, है ना, डीजल। एक बार यार गाड़ी चला के डीजल सुखा दिए, पेट्रोल सुखा दिया, तो फिर कहाँ से आएगा, वो खत्म। तो जिसको एक बार यूज करें अनवीनीकरण, जिसको बार बार यूज करें नवीनीकरण। आसानी से आप समझ जाएंगे। फिर देखो यार, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। उष्मा आपको यार क्षेपी और उष्माशोषी। देखिए, ज्यादा आपको यार उष्माक्षेपी ही पूछता है, जिसमें से उष्मा निकले, है ना जी। मोमबत्ती का यार आप यहाँ पर लौ जला रहे हैं, है ना जी, मोमबत्ती का लौ जला रहे हैं, लौ है मोमबत्ती का। अब पूछ दे कि यार उष्माशोषी है कि उष्माक्षेपी है, तो आप तो देख ही रहे हैं कि उष्मा यार इसमें से निकल रहा है, तो उष्मा यार क्षेपी है ना जी। इसी तरह से इस बार आपको पूछा गया था कि सोडियम बल्ब में कौन सी अभिक्रिया हो रहा है, उष्माक्षेपी की उष्माशोषी। तो देखिए यार, बल्ब है, उसके अंदर से यार ऊर्जा निकल रहा है, जिसमें से ऊर्जा निकले उष्माक्षेपी हो गया। लेकिन यार कोई पूछ दे कि बर्फ का पानी बनना, खुद दिमाग लगाएंगे। बर्फ है भैया, पानी तभी ना बनेगा कि जब इसके अंदर उष्मा देंगे, उष्मा इसके अंदर देंगे तो क्या हो जाएगा, उष्माशोषी। उसी तरह से प्यारे बच्चों, आपको कह दे यार जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना, तो सब चलवा जान रहा है कि जिप्सम क्या हो रहा है। जिप्सम आपका है यार CaSO4, है ना जी, 2H2O। और इसको यार हम लोग गर्म करते हैं कितना, तो 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और ये बन जाता है, इसका यार बन जाता है क्या, तो CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब खुद देखिए, इसमें उष्मा निकल रहा है कि उष्मा दे रहे हैं, तो उष्मा दे रहे हैं। जिस चीज में उष्मा दें वो यार उष्माशोषी, और जिससे यार उष्मा निकले, है ना जी, वो उष्माक्षेपी। भाई देखो यार, समझो मेरे बात को। देखो यार, हमारे शरीर में, है ना, शरीर का जो द्रव्यमान होता है उसका यार करीब 7% यार रक्त होता है। अगर 100 केजी का आदमी है तो करीब यार 7 केजी उसके अंदर ब्लड होगा। और ब्लड में यार 55% प्लाज्मा है, 55% प्लाज्मा है। प्लाज्मा का काम ड्यूटी मिला है। ब्लड में जितना भी चीज है आपका, जो ब्लड आपका है वो यार आपके बॉडी के यार ट्रांसपोर्ट सिस्टम का
ट्रांसपोर्ट करता है भैया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इसके पास है। ऑक्सीजन ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, पोषक तत्वों को ले जाना, एंटीबायोटिक को ले जाना, और जहर खा लिया तो जहर को भी ले जाना है। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। ब्लड में 55% प्लाज्मा है, और प्लाज्मा का काम है यार पोषक तत्व, पूछा हुआ है पिछला बार। 55% प्लाज्मा है, और प्लाज्मा का काम है यार पोषक तत्व, हार्मोन, हार्मोन पूछा था, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी को भाई का परिवहन करना, का परिवहन करना, परिवहन करना मतलब क्या? पूछ देगा कि हार्मोन का परिवहन कौन करता है, तो कहना प्लाज्मा। एंटीबॉडी का परिवहन कौन करता है, तो प्लाज्मा। पोषक तत्व किसमें चलता है भाई, तो प्लाज्मा। प्यारे बच्चों, उसके बाद आपकी यार 3 रक्त कोशिकाएं हैं, 3 रक्त कोशिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और यार बिंबाणु, जिसे हम कहते हैं यार प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। देखो यार आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों यार, ये तीनों आपको बन रहा है कहाँ, तो अस्थि मज्जा में, अस्थि यार मज्जा में, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। भाई आरबीसी का जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है भाई, तो एजिथ्रोसाइट, एजिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी प्यारे बच्चों यार ल्यूकोसाइट, और यार प्लेटलेट्स को हम लोग कहते हैं बिंबाणु, बिंबाणु, बिंबाणु है जी। तो आरबीसी एजिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स क्या है, बिंबाणु। और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स कहाँ बन रहा है, तो अस्थि मज्जा में। बच्चों देख लीजिए, आरबीसी का संख्या सबसे ज्यादा, संख्या सर्वाधिक, करीब यार 50 लाख से 55 लाख। है ना जी। आकार सबसे छोटा, आकार सबसे छोटा, संख्या सबसे ज्यादा, आकार सबसे छोटा। अब डब्ल्यूबीसी में आपने सुना होगा कि लाल रक्तकण का कब्रगाह आरबीसी काहे है, काहे है। आप सब जानते हैं कि कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, पर आरबीसी को यार खाली रखा गया है। इसके अंदर यार लाइसोसोम नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, केंद्रक नहीं है। अब लाइसोसोम है नहीं इसके अंदर, है ना जी, तो मरेगा कैसे? बिना लाइसोसोम को तो मरेगा नहीं। और ये भी जान रहे हैं कि इसका यार जीवन काल 100 से यार 120 दिन होता है। तो जब इसको यार मरने का टाइम आ गया तो चल जाएगा यार प्लीहा के पास, जाके यार दफन हो जाएगा। इसलिए आरबीसी का कब्रगाह कौन है, तो प्लीहा। आरबीसी प्यारे बच्चों, खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त और ऑक्सीजन का मिश्रण कहाँ हो रहा है, फेफड़ा में हो रहा है। और रक्त और ऑक्सीजन का जो ये मिश्रण करवा रहा है, कौन करवा रहा है, तो हीमोग्लोबिन करवा रहा है, हीमोग्लोबिन करवा रहा है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन को लेकर जाना। किसके माध्यम से लेकर जाना, भाई देख यहां से समझ, ऑक्सीजन को लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। भाई मेरे, आपके हर एक कोशिका में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, क्योंकि हर एक कोशिका में यार दहन का काम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया पर ऑक्सीकरण का काम होगा, तभी तो यार वो ऊर्जा बनकर निकलेगा। तो ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा कोशिका तक, तो हम सांस लेते हैं, और सांस लिए यार तो हवा यार आपका यार मान लो फेफड़ा में पहुंचा,
तो फेफड़ा मान के चलो, और इधर यार आपका हृदय है। इसके यार 4 पार्ट हैं, आप जान ही रहे हैं, है ना जी। फेफड़ा में आपका यार जैसे यार ऑक्सीजन पहुंचा, तो इधर से यार जो रक्त गुजरा, जो है रक्त गुजरा, है ना जी। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को यार अपने अंदर समाहित किया, और ऑक्सीजन युक्त आपका यार ये जो रक्त है, जिसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं, इस धमनी के माध्यम से भाई ऑक्सीजन युक्त रक्त आपका कहाँ पहुंचा। इधर देखिए यार, इसको कहते हैं आलिंद। तो लेफ्ट आर्टियम बायां आलिंद में पहुंचा। बायां आलिंद में जब पहुंचा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर यार एक मात्रा में जमा हुआ, और जमा होने के बाद यार देखो यार ये मेम्ब्रेन होता है। इस मेम्ब्रेन के माध्यम से जब यार इस पर भार रक्त का बढ़ जाता है, तो रक्त यार इसमें से कहाँ पहुंच गया, इसमें से यार गिर के कहाँ पहुंच गया, इसमें। और यहीं से ये लेफ्ट आर्टियम, ये आपको राइट आर्टियम, है ना जी। ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये आपका यार राइट वेंट्रिकल, है ना जी। यहाँ पहुंचा, और यहीं से आपका यार एरोटा, महाधमनी, महाधमनी की शुरुआत हुई। तो पूछ लिया जाए प्रश्न कि महाधमनी की शुरुआत कहां से हुआ, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से, मतलब यार बायां नीले से। अब महाधमनी से यार ऑक्सीजन वाला ब्लड निकला और पूरे बॉडी में घूमा, और घूमने के बाद यार कोशिका के पास गया, और कोशिका के ग्लूकोज में आग लगाया, क्योंकि बिना ऑक्सीजन का तो आग लगेगा नहीं। आग लगने से यार जब भी कोई गैस निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी हीमोग्लोबिन लिया, और सीरा के माध्यम से आपको पहुंचाया कहाँ भाई, तो यहाँ राइट आर्टियम में। तो पूछे यार कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त कहाँ पहुंचेगा, तो राइट आर्टियम में। आरबीसी का काम मोटा मोटी आप समझिए, ऑक्सीजन को लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को यार बाहर निकालना। आरबीसी की संख्या सबसे ज्यादा, आरबीसी का आकार सबसे छोटा, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं है, इसलिए आरबीसी आपको यार प्लीहा पर जाकर कुर्बान होता है। इसलिए यार आरबीसी को हम लोग कहते हैं यार क्या, प्लीहा को कहते हैं आरबीसी का कब्रगाह। अब आइए प्यारे बच्चों, बात करते हैं। अब आप यार पहाड़ पर चल गए, यहाँ जमीन था आपका, स्थल पर थे, और यार चल गए पहाड़ पर, माउंट एवरेस्ट पर। ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, तो बिना ऑक्सीजन का कैसे काम चल सकता। कोई हाथ दाब देगा तो कहेगा दिन भर दाबित रहो, कुछ नहीं है। पर यार गर्दन 2 मिनट के लिए दाब दे तो आप टे बोल जाइएगा। काहे, गर्दन दाबेगा तो ऑक्सीजन सप्लाई आपका बंद हो जाएगा, जीवन से आपका संबंधित है। तो जैसे ही ऊपर जाइएगा तो ऑक्सीजन यार कमेगा, ऑक्सीजन कमेगा, लेकिन ऑक्सीजन हमको चाहिए। तो जितने आरबीसी हैं, यहाँ तो टुनमुनिया था छोटा, इधर आके बड़ा बड़ा हुआ। काहे कि आकार बड़ा कर लिए, तो कैसू करके ऑक्सीजन को मतलब ऑब्जर्व करें चाहिए। और उसके बाद संख्या भी बढ़ा। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये संख्या कैसे बढ़ सकता है। संख्या इसलिए बढ़ेगा कि जिस तरह से प्लीहा जो है आपको यहाँ लाल रक्तकण का कब्रगाह है, उस तरह से प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली जो है प्यारे बच्चों आपका यार शरीर का यार ब्लड बैंक भी है, कि कुछ यार रक्त को जमा रखता है आपत्ति के लिए। तो जैसे ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन कमेगा, तो यार रिलीज करेगा कि ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा आरबीसी रहेगा तो ऑक्सीजन कैसे करके बटोर के लावेगा और जिंदा रखेगा। उसी तरह से प्यारे बच्चों डब्ल्यूबीसी आपका क्या है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अंदर बहुत सारा कण है, जैसे यार डब्ल्यूबीसी के बारे में मेन चीज जानना है। सबसे आकार में सबसे बड़ा, आकार में सबसे बड़ा और सबसे कम
इसकी संख्या आपको यार 5000 से 10,000 के बीच है। और इसका काम है यार आपको रोगों से बचाना, फॉरेन बॉडी से बचाना। आपके शरीर में कोई बाहर से प्रवेश किया उससे यार लड़ना, एंटीबॉडी तैयार करना। मान लीजिए यार कोई जीवाणु घुसा तो डब्ल्यूबीसी का कौन, तो डब्ल्यूबीसी में दो मेन चीज है, ऐसे चीज तो बहुत है, मोनोसाइड और दूसरा कौन जी, तो लिम्फोसाइड। जैसे यार कोई जीवाणु आपके शरीर के अंदर घुसा, कोई वायरस आपके शरीर के अंदर घुसा, भैया लिम्फोसाइड, दिमाग लिम्फोसाइड को मैसेज देगा कि बेटा तैयार, दुश्मन का आक्रमण हो गया है। तो लिम्फोसाइट गमेगा कि कौन दुश्मन है, ये चाकू से मरेगा, ये छुरी से मरेगा, AK-47 लाना पड़ेगा कि टैंक लाना पड़ेगा, है ना, चाहे यार कुछ नया ही केमिकल बनाना पड़ेगा तभी मरेगा। तो भैया ये लिम्फोसाइट आपको क्या बनाता है, तो एंटीबॉडी बनाता है। और जब एक बार एंटीबॉडी बना लिया तो फिर तो यार अगला का धज्जी उड़ा के एकदम सही कर देता है ना। और एंटीबॉडी बनाने में इसको मदद कौन करता है, तो मोनोसाइट। ऐसे डब्ल्यूबीसी में आपको यार इस्नोफिल भी है, बेसोफिल भी है, और भी चीज है, पर याद रखेंगे लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मोनोसाइट यार बड़ा है और लिम्फोसाइट का आकार आपका यार छोटा है ना जी। अब मान लीजिए यार आपने सुना होगा एड्स आपका यार 1 दिसंबर को मनाते हैं, और एड्स प्यारे बच्चों आपको यार HIV पॉजिटिव वायरस से होता है। HIV पॉजिटिव वायरस से आपका एड्स हुआ। जैसे ही एड्स का वायरस यार आपके शरीर में घुसा तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आज तक यार एड्स के वायरस का हथियार नहीं बना पाया, लेकिन लड़ेगा। ठीक है भाई, सैनिक का काम हमको मिला है, हथियार नहीं रहेगा लेकिन बॉर्डर पर हैं तो लड़ते रहेंगे, जब तक प्राण है देश के लिए लड़ते रहेंगे। उस तरह से डब्ल्यूबीसी आपका पहरेदार है, वो लड़ते रहेगा। लेकिन जब मेरे पास यार अगले के पास यार हथियार तगड़ा है और उसके यार काट का हथियार मेरे पास नहीं है, तो हम लड़ेंगे तो शहीद होंगे, और शहीद होंगे तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, डब्ल्यूबीसी की संख्या यार कम जाएगी। और डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर कम गई तो आपका बॉडी है ना एक ऐसा यार किला बन गया जिस पर यार कोई पहरेदार ही नहीं है। अब जब पहरेदार नहीं है तो कोई भी रोग आए, टाइफाइड आवे, कहे कि अब नहीं जाऊंगा छोड़ के, कुछ भी कर लो, है ना जी। सर्दी जुकाम भी आए वो भी छोड़ के नहीं जाएगा। जो रोग आएगा वो सब मान लीजिए आपका बॉडी सब कहेगा इससे अच्छा निवास स्थल हमको कहाँ मिलेगा। तो एड्स कोई रोग नहीं है, लेकिन एड्स अगर रोग हो गया तो ये आपका यार प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है और आप असंख्य बीमारियों के स्वामी हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं ह्यूमन इम्यून वायरस, है ना जी, ह्यूमन इम्यून वायरस। और एड्स को क्या कहते हैं, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब देखो यार जब डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाए है तो यार 10,000 होना चाहिए, 5 से 10,000 होना चाहिए, 5,000 से 10,000 होना चाहिए, है ना जी। अब इसकी संख्या बढ़ जाए, हो जाए 1 लाख। आकार भी इसका सबसे बड़ा है। अभी यार 1 लाख हो जाएगा तो बाकी का रहला जगह नहीं छोड़ेगा, बाकी को पनपे ही नहीं देगा। तो ना आपका यार फिर आरबीसी बन पाएगा, ना आपका प्लेटलेट्स बनेगा, और आपका यार मृत्यु तय है। तो डब्ल्यूबीसी का बढ़ना आपका क्या कहलाएगा, तो ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर को हम लोग कहते हैं यार ल्यूकेमिया। प्यारे बच्चों आगे भी ध्यान देना है। अब यार शरीर के अंदर आपका यार रक्त नहीं जमता है, तो शरीर के अंदर रक्त इसलिए नहीं जमता है क्योंकि यार प्रोटीन है यार हेपेरिन। लेकिन यार कहें कि हाथ काट लिए और यहाँ से यार खून निकल के यार जम गया, है ना जी। तो किसके कारण, तो यार फाइब्रोनोजन।
तो याद रखेंगे, अंदर नहीं जम रहा है हेपेरिन के कारण, और कटने से जम जा रहा है फाइब्रोनोजन के कारण, फाइब्रोनोजन के कारण। प्यारे बच्चों, भाई देखो, टीबी, टाइफाइड, टिटनस, हैजा, प्लेग, निमोनिया, है ना जी, सिफिलिस, गुनेरिया, आपका यार, है ना, टीबी, टाइफाइड, टिटनस, हैजा, प्लेग, निमोनिया, सिफिलिस और गुनेरिया आपको जीवाणु से होने वाले रोग हैं। और एड्स, पोलियो, खसरा, जुकाम, हेपेटाइटिस, डेंगू, रेबीज, प्यारे बच्चों, रेबीज, आपका यार स्वाइन फ्लू, ब्लड फ्लू, आपका यार कोरोना आया था, इबोला, ये सब यार आपको विषाणु से होने वाले रोग हैं। बच्चों, क्लास आपको मस्त लग रहा हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।